बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करवाना था और किसी ना किसी तरीके से उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करवा लिया है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे किए, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा लॉन्ग मार्च किया, एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब ये जो दावे हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, CMKP, उन्होंने आज बड़ा हैरत अंगेज दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, अब हम फैसला कुन मोड़ की तरफ आ रहे हैं, फैसला कुन जंग की तरफ आ रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत की जानिब से इस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह के लबो लहजे और अंदाजे गुफ्तगू का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है, क्या ये उनके कॉज के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है या उनके लिए हर गुजरते दिन के साथ नुकसान होता चला जा रहा है? अगर बात की जाए, देखें, जब फ़लस्तीन के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की थी और उन्होंने कहा कि जनाब, हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है, इस वजह से हम उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन, हमने देखा जनाब वजीर दाखिला साहब भी मौजूद थे, CMKP भी मौजूद थे, इसके अलावा गवर्नर के भी मौजूद थे, तमाम लोग साथ बैठे हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए साथ बैठने को तैयार है, इसके अलावा वो साथ बैठने को तैयार नहीं? खैर, फिर उन्होंने कहा कि जनाब 26वीं आइनी तरमीम मंजूर नहीं कराने देंगे। फिर देखने में आया कि मौलाना फजल रहमान साहब के वोटों की वजह से ही 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई। और फिर मैंने गालिबन शायद राना सनाउल्लाह या दीगर क़यादत जो कि मुस्लिम की है, उनको कहते हुए सुना था कि हमारे पास नंबर्स पूरे थे, अगर मौलाना फजल रहमान साहब वोट नहीं भी देते तब भी हम 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करा लेते। लेकिन अभी 26वीं आइनी तरमीम का शोशा, या आप ये कह लें कि उसकी स्याही अभी खुश्क भी नहीं हुई थी कि शोशा छोड़ दिया गया कि जनाब 27वीं आइनी तरमीम भी लाई जाएगी। अब 27वीं आइनी तरमीम में क्या होगा? 26वीं आइनी तरमीम में तो देख लिया जनाब, चीफ जस्टिस के जो सिलेक्शन का मामला होता है वो उसको थोड़ा सा तब्दील किया गया। पहले सीनियरिटी की बुनियाद पर था, अब 3 बाकायदा सीनियर जजेस होंगे और पार्लिमानी कमेटी तश्कील होगी। पार्लिमानी कमेटी ही ये डिसाइड करेगी कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा। और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात की गई कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होंगे, कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के, पॉलिटिशियंस के, पार्लियामेंटेरियंस के, सेनेटर्स के होंगे, वो जनाब आइन की तशरीह वाला मामला होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही देगी। ये तो 26वीं आइनी तरमीम हो गया। लेकिन अब 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात की जा रही है कि जो चीजें नहीं हो सकी 26वीं आइनी तरमीम में, वो अब 27वीं आइनी तरमीम का हिस्सा बनाई जाएंगी। लेकिन क्या ये इतना इजीली हो सकेगा? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़े सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं चाहूंगा जरा आप अली अमीन गंडापुर साहब का लबो लहजा, उनका अंदाज गुफ्तगू और लफ्जों का चुनाव जरा गौर से सुनिए, फिर वापस आते हैं। इंशाअल्लाह हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी। इंशाअल्लाह फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। दैट इज़ क्वाइट हार्श, दैट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी इंटेंसिटी चेक की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। उन्होंने कहा कि अगर अब हम फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे और अगर हम वापस ना आए तो फिर हमने अपने घर वालों को कह देना है कि फिर ठीक है, हमारे जनाजे पढ़ लीजिएगा। यानी वो एक फैसला कुन जंग की तरफ की एक इंदिया दे रहे हैं कि हमने एक फैसला जंग शुरू करनी है। लेकिन इस तरह के बयानात उन्होंने माजी में भी दिए थे। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लीजिए। ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूं कि आप तैयार रहें। हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है।
चलें अब ज़रा इस पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू भी सुन लीजिए। जब 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र हुआ, जब उसका शोशा छोड़ा जा रहा था, अब ये 27वीं आईनी तरमीम की बात कहाँ से आई है? क्योंकि ऑफिशियली हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं, मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा, वो कह रहे हैं जनाब अभी फ़िलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, लेकिन पार्लियामेंट ये हक महफूज रखती है कि वो जब चाहे 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम कर सकती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने 27वीं आईनी तरमीम मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा, जरा सुनते हैं। मौलाना साहब 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है, तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा एक सॉफ्ट वर्जन मौलाना साहब का चलाया है। इससे पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोला था कि किसी का बाप भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो हमने दूसरा उनकी जो गुफ्तगू थी वो चला दी। लेकिन खैर, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद तज़कियाकार हैं। अच्छा, आज हमने सोचा कि हम पॉलिटिशियन से बात करते ही लें, लेकिन ये वीक का हमारा आखिरी शो होता है, थर्सडे का आखिरी शो होता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अपने शो का दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन आज ज़रा तज़किये पर बात करते हैं। क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, सही होने जा रहा है, गलत होने जा रहा है। पॉलिटिशियंस तो अपनी बात करते हैं, लेकिन एनालिस्ट किस तरीके से मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं। तो हसनैन जावेद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा वदूद साहिबा तज़कियाकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आगे चल के कामरान मुर्तज़ा साहब को हमने ज़हमत दी है कि अगर वो हमारे शो में आके कुछ सवाल हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, उनका जवाब वो दे सकें। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर द हसनैन साहब, आपने दोनों जो गुफ्तगू है CM-KP की, उनकी आपने गुफ्तगू मुलायजा की होगी। जिस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल, जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल उन्होंने किया, खालिसतन जब उन्होंने कहा कि हम एक फैसला कुन मोड़ की तरफ जा रहे हैं, एक जंग की तरफ जा रहे हैं, और ये अगर हम वापस नहीं आए तो समझ लीजिएगा कि हम अपने घर वालों को कहेंगे कि हमारे लिए, हमारी जो है ना वो नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। इट इज़ जस्ट फॉर द, आप समझें कि ये एक क्राउड पुलर की हैसियत से उनकी तकरीर है, या आपको लगता है कि हकीकत से करीब तर हो सकती है? अच्छा, अर्ज करता हूँ थोड़ा सा, इसको आपको डॉट कनेक्ट करने जी पड़ेंगे। हुजूर। एक आपको याद होगा कि 2014 में भी इसी तरह का एक इनकलाबी आया था, उसका भी लबो लहजा यही था, और उसका लबो लहजा भी यही था कि हमने सर पे कफन बांध लिए और हम सर पे कफन बांध के अब निकल पड़े हैं, हमारे जनाजे का इंतजार करो। अच्छा, उनका भी कुछ नहीं हुआ था और आगे अली अमीन गंडापुर का भी कुछ नहीं होना। इससे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लू देता हूं कि जो भी अब तक अली अमीन गंडापुर को चला रहे हैं, उनके चलाने वाले भी अब कुछ बेहतर हालत में आ गए। अब मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर ऐसे कोई बात नहीं कर रहे, और ये वही हैं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मामले को निपटाया। आपको याद है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट शुरू हुई थी। उस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अंदर 8 से 10 लाख लोगों ने जमा होना था। 86 के करीब जो है मुख्तलिफ कैंप्स लगने थे, और उसके अंदर मुख्तलिफ वीडियोस दिखाई जानी थी, और एक बहुत बड़ा इश्तिहार आने वाला था। उसको उसकी रिपोर्ट्स जहां पर गई, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा, और उसको देखकर उसका पॉलिटिकल हल निकाला, ना कि अस्करियत पे मबनी। उससे पहले जो मोहसिन नकवी साहब का जो लबो लहजा था, वो आपने देख लिया कि किसी को आंख उठाने नहीं देंगे और किसी को रियासत पे भारी नहीं होने देंगे। उसका ही आपने देखा कि मंजूर पश्तीन को 4 दिन पहले जो है वो कलअदम उसकी जमात को कर दिया गया, लेकिन आपने बाद में देखा कि उनके साथ कितने अच्छे तरीके से मामला तय हुए, पॉलिटिकल मामला तय हुए, लोगों को जिरगा बुलाया भी गया, और जिरगे को जो है वो केपी हाउस के अंदर बुलाया गया, और फिर मामला तय होने के लिए एक तरफ मोहसिन नकवी बैठता है और दूसरी तरफ आपका जो है वो गवर्नर कुंडी साहब बैठते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब। दोनों तरफ। इसका मतलब यह है कि तमाम जमातें भी इकट्ठी हो जाती हैं और मामला सॉल्व हो जाता है। अब कहना ये चाह रहा हूं कि जिसने सॉल्व करना था, एक तरफ उनकी भी सोल्यूशन है। इसका मतलब है कहीं पीछे से दो लोग अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं, तो उनके पीछे भी वो ताकत आ चुकी है जिसकी बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर का ये लबो लहजा बन गया है। ठीक है, लेकिन सर सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब की बात नहीं है। अगर सलमान अकरम राजा साहब की बात की जाए, गालिबन उन्होंने ये बात बोली थी ना कि हमें माजरत जनाब 4 लाख लोग मिल जाएं
हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो इट इज लाइक कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब तो चले 2-3 महीने से इस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि जनाब ये डिसाइसिव है। आपको लग रहा है डिसाइसिव बिल्कुल टाइम आ गया है पीटीआई के लिए? क्लू आना शुरू हो गए हैं। देखें, मैं आपको अर्ज करता हूं, जिस तरह का मैंने आपको ये अर्ज किया, दूसरी आपकी बात जो आगे आएगी, इनसे हुकूमत पे गलती से गलती होती चली जा रही है। अब आप ये देखें कि एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ वो 26वीं आईनी तरमीम का। अब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मैं आपको लॉजिक देता हूं, मैं आपके साथ कोई सियासी बात नहीं और जज्बाती बात मैं करूंगा जरूर, और आपको याद रखना चाहिए और मुझे भी याद रखना चाहिए और आवाम को भी पता होना चाहिए। देखें, एक बात हमें याद करनी होगी, कोई हुक्मरान, कोई डिक्टेटर, कोई सियासतदान तख्त पर नहीं बैठ सकता जब तक अवाम नहीं चाहेगा। जब अवाम को आप जलील और रुस्वा करेंगे और ब्लडी इडियट्स कहेंगे, तब तक आपको जो है वो फिर डिबैकल देखने पड़ेंगे। अब पॉइंट ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो मामलात हुए, उसका जरा टेक्निकल एस्पेक्ट देखें कि उसके अंदर गड़बड़ इसलिए है, या तो 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करना पड़ेगा या फिर 27वीं आईनी तरमीम को लाजिम लाना पड़ेगा। अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे तो फिर 28वीं और 29वीं को भी लाकर जो शुरू में प्लान किया था, जो कि मास्टर प्लान था तरमीम का, जिसके अंदर 57 तजावीज थी, उनके अंदर वो तकरीबन एक ऐसा प्लान था जिसके अंदर मुल्क के अंदर सिंपल मार्शल लॉ कहते हैं। अच्छा, अब ये उस मामले की तरफ बढ़ रही है बात, लेकिन अब 27वीं तरमीम में आप सोचें कि 26वीं आईनी तरमीम में कमियां क्या रहेगी जिसकी वजह से 27वीं आईनी तरमीम लाना जरूरी है, या फिर इसको खत्म करना होगा, कलादम करना होगा। अब वो मैं आपके सामने, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं रख देता हूं। मसलन आर्टिकल 191A के मुताबिक आईनी बेंचों में नामजदगी और तयन जुडिशियल कमीशन को करना है। आर्टिकल 175A1 के मुताबिक जुडिशियल कमीशन में आईनी बेंचों के सबसे सीनियर जज या जजों को शामिल करना जरूरी है, जो अभी बनना बाकी है। तो इसका मतलब है बेंच मुकम्मल नहीं हुआ, बनना बाकी है, जल्दबाजी में बनाया, गलती हो गई, लकूना रह गया। अब वो जंक्चर जो है वो गड़बड़ में चला गया। आगे अर्ज करता हूं, ये एक संगीन खामी है जिससे ये नया जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है और ना ही कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ना कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है अगर यही कुछ रहा, और ना ही कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है। और इसके अलावा जब तक पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इस शक में तरमीम ना की गई, तब तक ये दोनों बातें जो मैंने ऊपर अर्ज की ये मुकम्मल नहीं होंगी। अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम में मुमकिन तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तरमीम की जा सकती है, जो इसमें रह गई। असल मकसद इमरान खान साहब को जो है वो फिक्स करना है, जो, लेकिन ऑफ कोर्स इस मैटर के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड का भी एक मामला था जो पूरा नहीं हो सका। अब ये दोनों मामले मौलाना के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तमाम सियासी जमातों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अक्रॉस द बोर्ड ये जरूरी नहीं हो सकता। लेकिन 26वीं तरमीम का मसला ये है कि ये जब तक 27वीं तरमीम नहीं आती तो 26वीं मुकम्मल नहीं होती, और कवर नहीं मिल पाएगा। आप ये कह रहे हैं ना 26वीं आईनी तरमीम को लीगली कवर नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सर इजाजत दें, जरा आसमा साहिबा को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। आसमा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आसमा साहिबा, ये आपको लग रहा है इट इज जस्ट लाइक कि दावे हैं या हकीकत से करीब तर हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डू एंड डाई की सिचुएशन खुद बयान कर रही है कि हम लोग इस वक्त डू एंड डाई की सिचुएशन पर आ गए, डिसाइसिव एक हमारी एक जंग है जो कि शुरू होगी और बस अब डू एंड डाई वाला मामला है। तो इट इज़ लाइक कि आप आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं या आप सिर्फ बयानात हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है? देखिए जी, मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री करूंगी। आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है उसने शुरू से पॉलिटिकल विल शो नहीं की जो उसे करना चाहिए। वो स्पार्क शो नहीं किया, वो कनेक्शन शो नहीं किया अपने वर्कर के साथ। आपके पास कोई ऐसी डू और डाई की सिचुएशन नहीं है। अपने पॉलिटिकल, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है उसकी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए आप अपने एक प्रोटेस्ट लॉन्च करें, आपको तो कोई मसला ही नहीं है। जो बॉन्डिंग खान की अपने लोगों के साथ है वो फिनोमिनल है, वो अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखी नहीं गई। हाँ, अली अमीन गंडापुर और बाकी लीडरशिप उस बॉन्डिंग को यूटिलाइज नहीं कर सकी, मोबिलाइज नहीं कर सकी। वर्कर अलहदा लगा हुआ है, वो अलहदा अपनी क्वेस्ट कर रहा है, और आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपकी जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, वो डीप स्लंबर में है। आपको डू और डाई की सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेक अप फ्रॉम द स्लंबर दैट यू आर इन।
अपने आप को अपने वर्कर से कनेक्ट करें। कोई ऐसी क्या कहते हैं डेड एंड सिचुएशन में नहीं आ गया। बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है पीटीआई के लिए। वर्कर अभी भी वर्कर को क्या मोबिलाइज करेंगे? वर्कर बेचारा मिन्नतें कर रहा है लीडरशिप के लिए, खुदा के वास्ते मोबिलाइज हो जाओ। मोबिलाइजेशन वर्कर की नहीं चाहिए, एक पॉलिटिकल विल चाहिए आपकी लीडरशिप की, जो कि मिसिंग है। गंडापुर साहब की मिस्ट्री अभी भी उसी तरह कायम दायम है कि वो कैसे वो 10-12 जिले गुजार के वो फाइनली इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे, वो अभी भी कोई फिगर आउट नहीं अच्छा, कर मैं यहाँ सका। पे उसके लिए आसमा साहब पता एक चीज को मेंशन जरूर करूंगा। देखिए, वो बात आपकी दुरुस्त है। खान साहब के जलसे, बानी पीटीआई के जलसे, नो डाउट बड़े जलसे होते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव की बुनियाद पर होती है, सियासी शख्सियत की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर सियासत होती है। आप सब जानते हैं, भुट्टो साहब के नाम पर पीपल्स पार्टी वोट लेती है, खान साहब के नाम पर पाकिस्तान तरीके साहब वोट लेती है, नून लीग जो है वो नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट लेती है। अच्छा, मैं ये सवाल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अगर आप इजाजत दें, कामरान मुर्तज़ा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, मैं जरा उनसे कुछ सवालात करूं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, हुजूर खैरियत से हैं? सलाम, खैरियत से। कामरान साहब, ये अचानक से मौलाना फजल रहमान साहब के लबो लहजे में थोड़ी सी सख्ती आ गई है। वो कहना है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये शोशा छोड़ा गया है, या वाकई में 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है? और अभी तक जब ऑब्वियसली आपके वोटों की बुनियाद पर ही 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, और मौलाना साहब ने खुद कहा कि जो पहला मुसव्विदा था उसको मोल्ड किया गया, उसको डाइल्यूट किया गया, और अगर हम नहीं वोट देते तो फिर वो सख्त मुसव्विदा मंजूर करा लिया जाता। डू यू रियली थिंक सर 27वीं आईनी तरमीम आएगी? देखिए, फीलर तो छोड़ा गया है ना, और ये भी बात दुरुस्त है कि 56 क्लासेस थे जो ओरिजिनल, जो इनके पास मसौदा था, और उसमें फिर इनके जब इसमें 26वीं तरमीम में जो इनका रह गया, बाकी 22 रह गए, तो 22 और 5 हमारे थे, 22 और 5 27 हुए। तो जाहिर है उनका वो एजेंडा तो अभी किसी न किसी सूरत में बरकरार है, और अगर आपको कोई मौलाना के कोई लहजे में कोई सख्ती नजर आई है, तो उसकी वजह ये है कि जब एक चीज हो गई और उसके बाद फिर उसके फीलर छोड़ दिया गया कि जनाब अब अगली तरमीम हम लाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमको इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली जो ना हमसे एक गलत बयानी की गई है। इट्स जब लाइक एक चीज धोखा। तय हो गई, धोखा ज्यादा बेहतर वर्ड है। मैं जरा सख्त अल्फाज कम इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन आप लोग पहले कभी जैसे कभी ऐसा हुआ था कि आपके 26वीं के बाद 27वीं हो सकती है? 26वीं शायद इसीलिए की गई कि 25 तारीख से पहले करनी थी, इसलिए चलें इस पे जरा राजी कर लेते हैं मौलाना साहब को, फिर बाकी मामलात के लिए चलें, कर लेंगे आगे मामलात। देखिए, शायद जिस वक्त ये 26वीं तरमीम हुई भी है, उस वक्त भी जेयूआई इतनी रेलेवेंट नहीं रही थी, बाकी लोग जो है उसमें उन्होंने पूरे कर लिए हुए। जी जी जी। और ये फिर हमें भी बता दिया गया था। अब हमारे पास हमने भी 4-5 जो है ना वो उसमें जो है ना अपनी तरह उसमें शामिल कर ली थी। हम अपने मंशूर को, अपने एजेंडे को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे थे कि हम अपने उसमें कुछ थोड़े से 2 स्टेप आगे आ जाए। तो फिर जब हमने उसको वेट किया, उसको गेज किया, तो फिर हमको ये नजर आया कि ये बंदे तो इनके पास हुए हैं, और सिर्फ लेजिटिमेसी का सवाल रह गया कि इस बात से बचने के लिए खरीदो फरोख्त हुई है या जोर से बंदे तोड़े गए। मगर यहाँ पे फिर हमारा अपना एजेंडा जो है ना वो उससे मुतासर हो रहा था, और उसकी ग्रेविटी तो हमने अपने अपने अंदाज में जितनी कम कर सकते थे उसकी कम कर ली थी, उसको काफी डाइल्यूट कर दिया था। कामरान साहब, अगर मेरा 26वीं आईनी तरमीम आपकी मुशावरत या आपके वोटों के बगैर मंजूर करवाई जा सकती थी, जो कि आपको मैसेज दिया गया कि आप नहीं भी देंगे तब भी हम करवा लेंगे, तो फिर 27वीं भी करवा लेंगे। चले कौमी असेंबली से हो जाएंगे, लोगों को या तो खरीदा या जो भी वो मामलात हो। करवा तो लेंगे, जो इसमें तरीका था वो यकीनन करवा लेंगे। मगर शायद वो होता ना कि एनफ इज एनफ, कोई एक हद होती है, और कभी उसके ऊपर जो ना वो एक दिन का भी भारी हो जाता है। तो ये ना हो कि वो किसी तहरीक की बुनियाद बन जाए फिर। तो आपको लग रहा है वो बर्निंग पॉइंट आ गया, इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट आ गया? मेरा ख्याल है कि लोग अब देखिए, हमने ये इसमें बावजूद इसके कि उस तलखी को हमने बहुत ज्यादा कम किया जो असल तलखी थी 26th अमेंडमेंट की, मगर स्टिल जो है ना वो उसमें बाज लोग हम पे उंगलियां उठा लेते हैं। मगर अगर वो सिर्फ वो मुआवजा करने उन 2 डॉक्यूमेंट्स का, तो वो उंगलियां उठाने का उनका हक नहीं रहता। मगर स्टिल जो है ना वो कुछ लोग जानबूझ के और कुछ इनोसेंस उसमें नेकनियती से जो है ना वो कर लेते हैं और कह देते हैं कि जी आपने इसमें किरदार अदा किया और ये।
सर मगर उसमें अब जो है ना, मेरा ख्याल है कि इससे आगे जो है ना वो शायद अब हमारे बस में भी नहीं है, और बहुत से लोगों के बस में ना हो, तो ये बंदे तो पूरे कर लेंगे जिस तरह से अब बंदे पूरे तकरीबन इन्होंने कर लिए हुए थे, मगर ये ना हो कि फिर उसके बाद जो है ना मामला जो है फिर इनके हाथ से भी निकल तो सर फिर ये मामला, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने बंदे थे, आपको लगता है ये जोर जबरदस्ती वाला मामला था, पैसों का मामला था? क्योंकि अगर ये वाले मामला थे, फिर ये शो कॉज नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों जारी कर रहे हैं फिर अपने लोगों को, अगर उनको लग रहा है कि ये पैसा चला है या फिर कुछ और मामला चले? उसमें बहुत से लोग जो है ना वो जाके खुद बैठ गए थे और पार्टियों को कह रहे थे कि जी वो हमसे तो जोर जबरदस्ती है, ऐसा भी था मेरा ख्याल है। तो आपको लगता है जोर जबरदस्ती वाकई में हुई है, या कुछ कहते हैं ना जमीर की आवाज? जोर जबरदस्ती भी हुई है, और बाज लोग तो वैसे ही जो है ना वो उस जोर जबरदस्ती को साबित करने के लिए खुद चले गए थे। सर आप माहिर कानून भी हैं, सेटिस्फाइड हो सकती है 26वीं आईनी तरमीम अदालत से? देखिए ये अदालत का काम है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन इवेंचुअलिटीज को तय नहीं किया गया, तो बात जगह पे उसमें हैं, और इसमें जो ना वो जाहिर है चालू होते हैं तो वहाँ कोर्ट इंटरफियर कर सकती है। अब होगा क्या ये तो अल्लाह को पता है। नहीं हो सकता है सर, क्योंकि देखें आप तो कानून हमसे बेहतर जानते हैं ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर अगर हो सकता होता तो फिर इतनी हुज्जत क्यों करते? रात भर के कौमी असम्बली का इजलास था, इतनी मुशावरत, मौलाना साहब को मनाना, हर कोई मनाने जा रहा है, अगर 1% भी उनके जहन में चांस होगा कि ये सेटिस्फाइड हो जाएगी अदालत से, तो सर फिर इतनी हुज्जत क्यों की जाती है? ये भी तो नहीं, अदालत को इतना लाइट ना ले, अदालत को इतना लाइट ना ले, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये बात तो आप कह सकते हैं, ये बात दुरुस्त होगी कि एज ए होल जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, मगर उसका कोई हिस्सा जो है वो मुमकिन हो सकता है। तो 27वीं यानी तरमीम के लिए किसी से राब्ता वगैरह हुआ है, या सिर्फ ये भी मीडिया तक ही है बात? बिल्कुल नहीं, वो उन्होंने फिल वक्त जो है ना फीलर छोड़ा, वो वाटर टेस्टिंग कर रहे थे, वाटर टेस्टिंग की तो उसमें क्या क्या हो सकता है सर? वैसे लास्ट क्वेश्चन है आपसे सर, कैसे 27वीं यानी तरमीम में क्या कुछ हो सकता है अगर हुआ तो? देखिए दो बातें हो सकती हैं, बल्कि तीन बातें हो सकती हैं। एक तो वो जो उनका वो एजेंडा जो 56 क्लासेस का था और जो वो उसमें शामिल हो सकता है, और दूसरा वो जो इसमें गलतियां हैं उसकी दुरुस्ती हो सकती है, या तीसरी बात ये कि दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये देखते हैं कि जब कोई डॉक्यूमेंट सामने आएगा तो फिर क्या है वो डॉक्यूमेंट। चलें सर, अच्छा एक जाते जाते एक जवाब दे जाइए सर, नवंबर में ये दावा किया जा रहा है पीटीआई की जानब से कि बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं, माहिर कानून की हैसियत से डू यू रियली थिंक फोर्स ही कर रहे हैं सर ऐसा आप? नहीं, नवंबर तो टू अर्ली है, नवंबर तो कल से शुरू हो रहा है। जी शुरू होने जा रहा है। मास वाइज के सेटल हो गया दोनों के दरमियान, हो गया तो अगर सेटल हो गया अगर तो सेटल देन हो सकता है, वरना अदरवाइज। सर थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया सर। कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। जी आसमा साहब, आपने गुफ्तगू भी मुलायजा कर ली होगी, लेकिन मैंने आपसे ये सवाल किया था कि ये जितने भी सारे मामला चल रहे हैं, जितना सारी चीज़ें हो रही थी, इस सारे तनाजुर के अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं, डिटेल में बात कर रहे थे, इस तरह के लबो लहजे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ नहीं है। और मैंने आपसे ये सवाल किया कि पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव की बुनियाद पर यहाँ पर सियासत होती है, मतलब भुट्टो साहब के नाम पर आज भी पीपल्स पार्टी वोट ले रही होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के नाम पर वोट ले रही होती है। जब हमने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में ये देखा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी साइड पर हुए, तो पाकिस्तान की जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है उसका कनेक्शन आवाम से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो सर कनेक्शन तो सिर्फ कायद की हद तक होता है, इसके अलावा नहीं होता। यहाँ पे पॉलिटिक्स है बहुत डिफॉल्ट की ना, यहाँ पे फॉल्टी पॉलिटिक्स है हमारे सिस्टम में, बहुत ज्यादा ट्रिपल्स एंड रिडल्स है, हमारा सिस्टम इतना इजी नहीं है टू गो। इसमें जैसे अब आपने साहब का नाम लिया, जैसे आपने और इस तरह से पॉलिटिकल हमारे पर्सनालिटीज का नाम लिया, यहाँ पे पर्सनालिटीज क्राफ्ट की जाती हैं। खान साहब इससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। आप अगर इन पर्सनालिटीज लेना तो इनके पास कुछ ऐसा स्टेबल करने के लिए नहीं है, लेकिन खान साहब हैज हिज होल लाइफ फ्रॉम 16 to 70 उसने और किया क्या है पाकिस्तान को सर्व करने के अलावा। और वहाँ पे वोटर बहुत मुख्तलिफ है, आपका सपोर्टर पीटीआई का बहुत मुख्तलिफ है, उसकी एक आइडियोलॉजी। आप रेंडमली जाएं और आप किसी भी अगर आपको कोई ऐसा महसूस हो रहा हो कि शायद उनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है और पीटीआई का सपोर्टर हो, आप उससे बात करें, वो खान साहब की आइडियोलॉजी आपको अलिफ से लेकर ये तक सुना देगा। एजुकेटेड वोटर है, इन्वेस्टेड वोटर है, इन्वेस्टेड सपोर्टर है, 30 साल की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वहाँ पे बॉन्डिंग मुख्तलिफ है।
जहाँ पे आपने कहा ना कि ये चीज रिवॉर्ड करेगी पीटीआई को या नहीं करेगी, पीटीआई को इस किस्म की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है। हम्म, एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट की जरूरत है ऑन द ग्राउंड, हम्म, जो पार्लियामेंट में भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आपकी सड़कों में भी हो, जैसे आपका वर्कर डिमांड कर रहा है। आपको वर्कर की पल्स को रेसिप्रोकेट करना है, हम्म, सिर्फ ये करना है। आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आपको क्या कहते हैं, जनाजों के अल्टीमेटम नहीं देने, कोई जरूरत नहीं है। आपकी गवर्नमेंट अगर रिजिडिटी से रिएक्ट कर रही है, वो आपका मसला नहीं है, आपने सिर्फ उसको रेजिस्ट करना है। और ये एक इस तरीके से जब आप ऑर्गेनाइज तौर पे इसे लेके चलेंगे ना, जब आप अपने वोटर सपोर्टर की पल्स को रेसिप्रोकेट करेगी ये लीडरशिप, तो एक मूवमेंट खुद ही जनरेट हो जाएगी। हम्म। आप जब भी इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद आप अपने सपोर्टर की जो एक उम्मीद है उसको क्रिपल क्रश कर देते हैं। इसी दफा आई तक एम ये रियली हो सॉरी। वो बयान तो उन्होंने इसी दफा नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के हवाले से भी दिया था ना, फिर उन्हीं की वोट टेकिंग सेरेमनी में भी वो वहाँ मौजूद थे, तो वर्कर तो फिर ये चीजें भी देख रहा होता ना। जी जी, वर्कर ये सब तमाम चीजें देख, वर्कर वोकल है। जो हम पीटीआई का सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं ना कि वो शायद ओपोनेंट्स के बारे में क्रिटिकल होता है, दैट सोशल मीडिया इज मोर क्रिटिकल ऑन इट्स ओन लीडर्स। ओन लीडर्स। और वो अब डिमांड कर रहा है कि आप कम से ठीक है, कम चलें, एक इजाजत दें, मैं बात आपकी तरफ वापस आता हूँ। हसनैन साहब, आपने वैसे गुफ्तगू मुलाहिजा की होगी कामरान मुर्तज़ा साहब की, क्या अखज़ किया आपने इससे, मतलब 27 अमेंडमेंट के हवाले से कुछ है, बातचीत हो रही है? अच्छा, उन्होंने एक बात वैसे फ्री और फेयरली कह दी उन्होंने, मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वोकल हैं और क्लियरली कह देते हैं कि अगर उनको करवानी होगी तो हमारे वोटों की ज़रूरत उनको अभी भी नहीं है। वही बात जो मैंने आपको की, देखें उन्होंने बिल्कुल कानून पर मबनी बात की है और उन्होंने बिल्कुल जो सिचुएशन पर मबनी बात की है, उन्होंने वही बात की जो मैंने आपके सामने रख दी। मैंने आपको ये कहा कि 57 जो तजावीज़ थी, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी ये मामला चलते रहेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको कहा कि खामियां हैं, 26वीं आईनी तरमीम में इतनी ज्यादा लकूनास हैं और इतनी ज्यादा खामियां हैं, उसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामलात में, उसके सीनियरिटी के मैटर के अंदर इतने सारे मामलात हैं कि अब जो है ये इस बात पर इत्तफाक राय कायम हो गया है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन के बुनियादी ढांचे को मफलूज किया गया है। बस चुनाचे इन खामियों को दूर किए बगैर इस बुनियादी ढांचे को मुतसादम करार दिया जाएगा। तो चुनाचे अब आपके सामने ये क्लियर है, या तो ये कलादम होगी जिसके बारे में ये ऑफ कोर्स मैं आपको बता रहा हूं, जस्टिस शाहिया अफरीदी का, जिनका टेन्योर अभी 6 साल का रहता है, वो उन्होंने 3 साल के ऊपर अपना क्यों टेन्योर लेकर आना था। ये मैं बड़ा आपको दिलचस्प बता सवाल रहा है। हूं कि बहुत बड़ी 2032 तक या 2030 तक उनका टेन्योर था। जी हाँ, वो तो था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे अक्लमंदी के साथ मामला किया। आमतौर पे जिस तरीके से अगर आप जो है वो फाइल एंड केडर्स को देखा जाए, तो उनका ख्याल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, वो शायद मेरे ख्याल में सीनियरिटी की वजह से वो अपने से जूनियर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन तीनों जजेस ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए अपनी अपनी पोजीशन पे कायम रहे, और अब इसके बाद जो उनकी तरफ से मूव आएगी वो आपसे संभाली नहीं जाएगी। आप याद रखिए कि आइन 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 जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। आइन जब सुप्रीम नहीं है तो पार्लियामेंट सुप्रीम हो कैसे सकती है? और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो सेनेट के अंदर जो कानून साजी होती है वो सुप्रीम कैसे हो सकती है? चुनाचे जब तक आइन सुप्रीम नहीं होगा तो पार्लियामेंट सुप्रीम होने का जवाब पैदा नहीं होता। और इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लकूनास के साथ आपको बता दिया है कि जिस तरीके से ये ड्रैकोनियन लॉ लेकर आना चाहते थे, और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पूरी शख्सियत को मस्त कर लिया है, आने वाले फ्यूचर को उन्होंने, अपने सियासी फ्यूचर को बर्बाद किया है। उन्होंने अपनी पूरी, चाहे वो चेंबर्स हो जाए, चाहे वो जितने बार काउंसिल्स हो जाए, उन्होंने अपने आप को किसी एक जगह का पपेट बनाकर बहुत ज्यादा वो गलत तरीके से, गलत रास्ते में और पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया है। रही बात पाकिस्तान ये पीटीआई की, तो पीटीआई को किसी और की बात की जरूरत नहीं है। आप देखें फॉरेन पॉलिसी में कितना बड़ा डिबैकल है। इसहाक डार जैसे वजीर खारजा के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने चीनी सफीर के साथ मामला कर दिया, और उसके बाद राइट टू रिप्लाई के ऊपर जो चीनी सफीर ने कह दिया, उसके बाद ना इंटरनेशनल फ्रंट पे आप कुछ रह गए हैं, ना अदलिया के फ्रंट के ऊपर रह गए हैं। तो इमरान खान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये इररेलेवेंट हो गया कि इमरान खान के लोग, इमरान खान की पार्टी या अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं। मामला अब अवाम के हाथ में आ गया है। अवाम चाहती है
कि अब ये आईनी तरमीम ना हो। अवाम अब इतनी मेच्योर हो चुकी है कि अब वो ये नहीं चाहते कि ये मामला इस तरीके से खेले जाएं, और अब ये ऐसे नहीं खेले जाएंगे। और हर जगह के ऊपर आपने रिसेंट टाइम दे, आज की खबर बता रहा हूं कि निजकारी के ऊपर कितना बड़ा ब्लंडर हुआ। 85 अरब रुपए की बात करके 10 10 अरब की अरब बोली रुपए। लगी और सिर्फ एक बिडर था। जी यानी बिल्कुल। आप जो है वो पठान कोई कारपेट बेच रहा है, वो पठान कारपेट बेच रहा है जो 85 अरब से 10 अरब पे बेच देगा, और बिड सिर्फ और सिर्फ कितने की, 55 करोड़ की। तो 55 करोड़ के ऊपर निजकारी कर देंगे, तो वो उसके ऊपर वो जो 7,000 अरब रुपए का कर्ज है, उसके बाद पीएसओ की क्रेडिट लाइंस है, और उसके बाद इतना बड़ा कर्जा है, उसकी पोर्टफोलियो कौन बनाएगा? इसहाक डार ने जिनसे बात की हुई थी और उनकी बैक के ऊपर जिन्होंने फंडिंग करनी थी, उसका डिबैकल हो चुका है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि चाइना के साथ जो मैटर किया है, ये फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा डिबैकल है। गवर्नमेंट मस्ट हैव टू थिंक, ऑल पार्टीज मस्ट हैव टू थिंक, और उनके इस्तीफे का मुतालबा कर देना चाहिए। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक सवाल, क्योंकि जो बुनियाद है कि अब हम डू एंड डाई सिचुएशन की तरफ जाएंगे या अब हम निकलेंगे अपनी फाइनल तहरीक की तरफ, वो तहरीक का मकसद क्या होगा? एक होता ना कि आप आईनी तरमीम नहीं कराने देंगे, अब आईनी तरमीम नहीं होगी, या जो आईनी तरमीम हुई है आपने उसको रिवर्ट करवाना है, या फिर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से ये तहरीक होगी किस चीज़ के लिए, मुतालबा क्या होगा, क्या डिमांड्स होंगी, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आसमा साहब, आपको क्या लगता है ये डिसाइसिव जो टाइम आया है जिसकी बात की जा रही है, ये किस मकसद के लिए हो सकता है? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो चुकी है, अगर वो रिवर्ट भी होगी तो अदलिया की तरफ से होगी, अदलिया वहाँ से मामला रिवर्ट होगा, ऑब्वियसली सड़कों पर तो नहीं होगा, या फिर बानी पीटीआई की रिहाई होगी, वो भी ऑब्वियसली अदलिया की तरफ से होगी। अगर वहाँ से अहकामात आएंगे तो ही उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। किस चीज़ के लिए? क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाता है, पीडीएम की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लॉन्ग मार्च किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी महंगाई मार्च लेके निकले थे कराची से, मकसद उनका हुकूमत के खात्मे का होता है। लेकिन अभी इस वक्त पीटीआई का मकसद क्या है इन चीज़ों के लिए? मैंने कहा ना कि वो तो खुद ही, हुकूमत तो खुद ग्लाइड कर रही है एक कैटास्ट्रॉफी की तरफ, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो एक टोटल कियोस में है, और उसी कियोस में उसको बेसिकली एम करना इज लाइक मिसिंग अप एन एरो। तो जहां तक बात है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से इसमें टैप इन किया जाएगा, आई डोंट थिंक। इसके अलावा आपने कहा कि मकसद क्या है? पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरत है, पाकिस्तान में एक स्टडी ग्राउंडेड पॉलिटिकल सिस्टम जरूरत है। इस वक्त आपका सिस्टम अपनी जमीन पे जाके तब लगेगा जब आपका मेजर प्लेयर आपके फील्ड में आएगा, दैट इज खान साहब। एज लॉन्ग एज खान साहब इज आउट ऑफ द फील्ड, ये पॉलिटिकल सिस्टम इसी तरह से टर्मोइल में रहेगा। आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल रिमेन अ ड्रीम। तो इस वक्त नहीं तो जब वो बाहर थे तब कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी? तब भी तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एहतजाज हो रहा होता था, वो उस वक्त ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी, आपको नहीं लग रहा? नहीं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो आपकी पिछले 2.5 सालों से है, जब से खान साहब की गवर्नमेंट को रिमूव किया गया है, पीडीएम को लाया गया है, उसके बाद से हमने कब देखी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कियोस से निकल के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक में चले जाते हैं, एक पॉलिटिकल डायलेमा से निकल के दूसरे पॉलिटिकल डायलेमा में चले जाते हैं। हमारे पास तो वी हैव नॉट सीन इवन 1 मिनट ऑफ। ठीक है हसनैन साहब, आपको लग रहा है कि ये किस चीज के लिए है? ये खान साहब की रिहाई के लिए है, ये 26वीं आईनी तरमीम को दोबारा से खत्म करने के लिए है, 27वीं आईनी तरमीम को रोकने के लिए है, हुकूमत के खात्मे के लिए है? क्या मोटिव हो सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रीट पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा से स्ट्रेंथ रही थी, लेकिन वो स्ट्रेंथ बानी पीटीआई के जेल में जाने के बाद नजर नहीं आई उस तरीके से। देखिए, स्ट्रेंथ तो मौजूद है, अब आप इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जितनी, अगर क्या आपके सामने 10,000 से ज्यादा लोग जेलों में नहीं गए? क्या तशद्दुद नहीं हो रहे? क्या मोहसिन नकवी साहब का जुल्म ज्यादती कायम नहीं हो रहा? क्या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है उनके लोगों को अंदर नहीं किया जा रहा? क्या खौफ व हरास की हालात नहीं है? क्या लोग जेलों के अंदर भुगतान भुगत नहीं रहे? क्या आप लोगों के जो सहाफी बरादरी है, जो आप सच की जुबान बोलता है,
क्या उसको या तो मुल्क छोड़ना पड़ता है या कोई निकल गए हैं, मैक्सिमम मुल्क से निकल गए हैं और बाकी लोग जेलों में बैठे हैं और बाकियों को जो है जो हालात आपने देखे हैं वो एक किस्म की डाई आप सबकी बन गई है, यानी सफेद रंग की दाढ़ी और सफेद रंग की चीजें और बिल्कुल जिस्म आपका जो उलझा हुआ। सो आप ये क्या चाहते हैं कि अभी इससे ज्यादा और जुल्म क्या होना चाहिए? ये इंसानी हकूक की बातें हो रही हैं, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। इसके ऊपर मुतालबा ये है कि इंसानी हकूक नहीं है। मैं ये मान देता हूं कि जमहूरियत ठीक थी। अच्छा सुने, पॉइंट ये है कि आपकी मईशत ठीक नहीं, आपकी डायरेक्शन है क्या? अब आपकी डायरेक्शन इस टाइम पर यह है कि इतनी कंफ्यूज डायरेक्शन कि आपके इसाक डार जो है वो तकरीर कर रहे हो और अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हो और उसी से आप जो है वो $7 अरब जो है वो भी ले रहे हो, $2 अरब के लिए आप एक्सटेंशन ले रहे हो। आपके वजीर खजाना वहां पे जो बैंकर हैं जिनको मईशत और पाकिस्तान की मईशत, पीएसटीपी फंड, पाकिस्तान के जो एनएफसी फंड, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की एजुकेशन, आप इससे ज्यादा पाकिस्तान के सियासतदानों को डूब मरना चाहिए जो कि आप पार्लियामान को सुप्रीम मानते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कौन सी ऐसी हुकूमत है जो हेल्थ जैसे सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाहती है? श्रीलंका के अंदर स्टंट से लेकर जितने लाखों का भी ऑपरेशन हो, इस सवाल के बावजूद दो चीजें वहां पे फ्री हैं, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन। इससे ज्यादा की मिसाल मैं आपको दूं क्या? तो आपकी हालत ये हो चुकी है कि आप ऐसे सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हैं, लेकिन जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिसके ऊपर आईएमएफ ने आपको कहा कि 202 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करो, अपने हुजम को कम करो, सरकारी अखराजात को कम करो, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट मर्सिडीज मंगवा रहे हैं, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट पंजाब के अंदर खर्चे कर रहे हैं और आपकी हुकूमत नहीं चल रही। आप फॉरेन ऑफिस के डिबैकल में आपकी जो है वो जो लोकल बॉडीज है वो खत्म हो चुकी हैं, आपकी जो है वो मामलात नहीं चल रहे। सो इसके ऊपर आप क्या चाहते हैं कि मुतालबा क्या होगा? मुतालबा सिंपल है, जुल्म बंद करो, जुल्म बंद करो, जुल्म बंद करना पड़ेगा। और इमरान खान के ऊपर जब कोई चीज साबित नहीं हो रही तो आप किस तरीके से उसको जेल में रख सकते हैं? ये सवाल बाद में आएगा कि उसकी मईशत ठीक नहीं थी या है। अच्छा, असल फैसला यह है कि आपको यह तय करना होगा कि आपको जमहूरियत चाहिए या नहीं चाहिए। तो जमहूरियत चाहिए या नहीं चाहिए और आपको चीन का मॉडल भी चाहिए, तो अवाम का ही मॉडल आया था। वो रेड आर्मी जो थी वो अवाम थी, उन्होंने जाने दी थी। 1 लाख लोग जो थे उन्होंने खून देकर जो है वो आज को सीपीसी बनाया था और आज चाइना के अंदर खुशहाली है, वो पावर्टी से एलिवेट कर गए। सो आज के लोग जो हैं वो आपसे कहते हैं आप जमहूरियत नहीं दे सकते, आप तो साफ पानी भी नहीं दे सकते, आप तो साफ दूध भी नहीं दे सकते, आप तो बच्चों की जिंदगी भी नहीं दे सकते, आपके जो है वो न स्किल दे सक रहे हैं, ना आप लोगों को मजदूरी दे सकते हैं। आपके 19 लाख से ज्यादा लोग चले गए, आपका ब्रेन ड्रेन हो चुका है, कोई पाकिस्तान रहना नहीं चाहता, छोटे छोटे मुल्कों के अंदर लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बर्बाद हो चुका है। तो फिर आप ये कहते हैं कि पीडीएम चाहिए, आपको यही सागदार चाहिए, आपको यही शहबाज शरीफ साहब चाहिए। आप इससे ज्यादा मुल्क के साथ बर्बादी क्या करेंगे? आपको 33 इकोनॉमिक जोन बनाने थे, आप 9 इकोनॉमिक जोन में इतनी करप्शन हुई कि $62 बिलियन से $45 बिलियन का आपसे हिसाब नहीं दिया गया। आपने कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के ऊपर चाइना ने कहा कि आपने हमें जवाब देना है कि आपने ये सारी खुदबुर्द कैसे की। आपने $15 बिलियन की कैपेसिटी पेमेंट उनको नहीं की और फिर आप उनको आंखें भी दिखाते हैं। फिर उनका तरफ से जब जवाब आता है तो आप ये कहते हैं कि हम खुद मुख्तार खर्चा पॉलिसी है। उधर भारत को देखें, अगर वो आंखें दिखा रहे थे तो उन्होंने उधर लद्दाख वाली साइड पे अपनी फौजें दोनों ने डिस्पर्स कर ली। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है क्या? आई हैव अ बिग क्वेश्चन ऑन द खारजा पॉलिसी। डिबैकल हुआ है और उसके बाद आपकी जमहूरियत, आपकी पार्लियामान, आपकी सेनेट, ये कौन लोग हैं? अच्छा, जिसके पास जो है वो 200 करोड़ देकर वाडा आया था, जिसका स्पोक्स पर्सन वाडा है, तो मुझे बताएं आप ये क्या चाहते हैं? उसने खुद तो कहा था कि जब तक 57 तरामीम पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक हर चीज हमारे हुक्मनामे पे मुकम्मल। प्रॉब्लम ये हुआ है कि इनको सेटबैक हो गया, इनकी कोई भी तदबीर पूरी नहीं हो रही क्योंकि इनको काम नहीं आता। इनको ना तरमीम करवाना आती थी, ना इनको फॉरेन पॉलिसी चलाना आती थी, ना बाकी चीजें चल सकी, ना मईशत चल सकी। सो हालत ये है कि इस हुकूमत को लाके, ये नालायक हुकूमत को लाके कुछ नहीं हुआ। आगे सवाल ये है कि अगली हुकूमत को अगर आप कहते हैं कि वो भी नालायक होगी, तो सवाल ये है कि अवाम में जमहूरियत कम से कम अवाम तो चाहती है ना। अवाम किसी एक आदमी को चाहती है, वो जिसको चाहती है वो उसको लाना पड़ेगा। सवाल यह है कि मैं कैसे आपको ये कह सकता हूं कि जबरदस्ती आपको मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मेरे अंदर अकल से आता है।
अब इसके ऊपर फैसले जमहूरियत में नहीं हुआ करते। सो जब इंसान बनाए जाते हैं तो कन्विंस किया जाता है। तो अगर इमरान खान भी एक नई शैडो मिनिस्ट्रीज नहीं लाएगा, इमरान खान भी सही 7 टेक्नोक्रेट टॉप पोजीशंस पे सही मिनिस्टर्स को नहीं रखेगा, वही फवाद चौधरी लाएगा, वही अली जैदी लाएगा, वही वाडे टाइप की चीजें लाएगा, वही फैसल वो जो डीजे के गाने लगाता है वो लाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। एक दफा फिर से बर्बादी हो जाएगी। लेकिन उसको पॉलिटिकल सियासी मौत मरने दो ना, उसको वैसे क्यों मारते हो? ठीक है, आपकी बात ऐसे दुरुस्त है और मारने के बजाय सियासी मौत इससे मारो। हुकूमत को भी दुआ मिल रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं चाहूंगा आसमा साहबा लास्ट कमेंट, फिर मुझे वाइंड अप करना है। बिल्कुल एग्री करती हूँ सर से। ये वाकई में इट्स लाइक नॉट अ फाइनल कॉल फॉर पीटीआई, मगर वाकई ये चीज, ये जुल्म, ये जिस एटमॉस्फेयर ऑफ फियर है, ये गेम ऑफ फियर खत्म होनी चाहिए। और फियर की एक अजीब सा एक फॉर्मूला होता है, जब ये मैक्सिमाइज होती है, अपनी पीक अटेन कर लेती है, फिर इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। पाकिस्तान की आवाम का इम्पैक्ट खत्म हो गया है। दे डोंट फियर एनीबडी नाउ, दे डोंट फियर एनीथिंग एंड नाउ वो रेजिस्ट कर रहे हैं सिस्टम के जुल्म को। और इस सिस्टम की जुल्म को जब वो रेजिस्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि द ब्रेकिंग ऑफ द डॉन इज क्लोज। तो उम्मीद है इंशाल्लाह लेट्स होप इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। थैंक यू सो मच दोनों शख्सियत। हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आसमा वदूद साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों शख्सियत का शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।